राम राम किसान भाइयों। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पॉनिंग से रिलेटेड कि स्पॉनिंग कैसे करनी चाहिए, किस किस तरीके से हम स्पॉनिंग कर सकते हैं, उसके टाइम पे एनवायरनमेंट के पैरामीटर, हमारे पर्यावरण में क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में छोटी छोटी डिटेल के रिगार्डिंग मैं कोई एक वीडियो बना दूं जिसमें छोटी छोटी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ रह जाए तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि स्पॉनिंग एक्चुअली होती क्या है, किस किस तरीके से हम स्पॉनिंग कर सकते हैं। 4 से 5 अलग अलग तरीके हैं और इन्हीं सारे तरीकों पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब हो गया कि मशरूम बंच में निकल रहे हैं, दूर दूर मशरूम निकलते हैं, या एक कई जगह पे इकट्ठे निकल रहे हैं, कई जगह पे दूर दूर निकल रहे हैं, एक जैसे नहीं निकल रहे, मतलब एक सार नहीं निकल रहे सारे के सारे बेड पे या सारे के सारे बैग्स में। तो ये आप जिस तरीके से स्पॉनिंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। स्पॉन रन के टाइम पे एनवायरनमेंट, पर्यावरण के जो पैरामीटर हैं, जैसे आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, या ये कितना होना चाहिए, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। और साथ साथ हम इसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो कोशिश रहेगी छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर कुछ मिस हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पॉनिंग की प्रोसेस से। तो स्पॉन तो जहाँ तक है सबको पता होगा, स्पॉन हमारे बीज होते हैं मशरूम के, जो कि अलग अलग ग्रेन्स, अलग अलग, जैसे गेहूं पे ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में गेहूं के ऊपर मिलते हैं, बंगाल की तरफ चावल पैडी के ऊपर मिलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग ग्रेन के ऊपर इसको तैयार किया जाता है, उनको फिर हम स्पॉन बोलते हैं। अब स्पॉन को हम लोग कंपोस्ट में मिक्स करने की जो प्रक्रिया है उसको स्पॉनिंग बोलते हैं। अब स्पॉनिंग कितने तरीके की होती है, यहाँ पे मैं जो स्पॉनिंग की प्रोसेस है उसकी 6 तरीके की, अलग अलग तरीके की डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसमें पहली है हमारी स्पॉट स्पॉनिंग। स्पॉट स्पॉनिंग क्या होती है कि आपने कोई लकड़ी ले ली या फिर उंगली से आप 3 से 4 सेंटीमीटर कंपोस्ट में छेद करते हैं और उसमें फिर स्पॉन्स डाल देते हैं, स्पॉन्स के बीज डाल देते हैं और फिर उसको कंपोस्ट से कवर कर देते हैं। और ये इसकी गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और एक छेद से दूसरे छेद की जो दूरी होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर कहा जाता है कि इतनी रखनी चाहिए। बट वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि जो आपका स्पॉन है वो एक तरीके से आपके सारे के सारे कंपोस्ट में एक ही मात्रा रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, इस तरीके से नहीं होता। लेकिन इस तरीके से करने में क्या होता है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये जो प्रोसेस है ये रिकमेंडेड होती है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, उनके पास मशीन्स होती हैं उस तरीके की, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने स्पॉन उस मशीन में डाल दिया, वो अपने आप से उसमें छेद करती है और स्पॉन डालती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये वहाँ के लिए यूज़फुल है। अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाली प्रोसेस है। आज सरफेस स्पॉनिंग है, सतह पर स्पंदन। मतलब ये हो गया आपका कि आपने क्या किया, कंपोस्ट पूरी जितनी मोटाई आपको डालनी है 6 से 9 इंच के आसपास यूजुअली लोग बेड पे डालते हैं। आप बैग में भी ये प्रोसेस अपना सकते हैं। उसमें क्या किया आपने, ऊपर से स्पॉन डाल दिए और उसको 3 से 4 सेंटीमीटर तक हाथ से मिक्स कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग सरफेस स्पॉनिंग कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब हमने 3 से 4 सेंटीमीटर मिक्स कर दिया उसके ऊपर न्यूज़पेपर डाला, न्यूज़पेपर डाल के उसको छोड़ दिया। अगर बैग है तो न्यूज़पेपर नहीं डालते, बेड सिस्टम में हम लोग न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। लेयर स्पॉनिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे बैग में फिल कर रहे हैं तो बैग में क्या होता है, हर 3-4 सेंटीमीटर कंपोस्ट, फिर उसके बाद स्पॉन की एक लेयर, फिर 3 से 4 सेंटीमीटर आपने कंपोस्ट डाला, फिर आपने स्पॉन डाल दिया। तो ये वाली प्रोसेस जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो वेस्टर्न मशरूम फार्मिंग में करते हैं। आप लोग बैग सिस्टम में यहाँ भी कर सकते हैं। बेड सिस्टम में ये नहीं यूज़ होती, ये ज़्यादातर बैग सिस्टम में यूज़ होती है। हर एक पर्टिकुलर थिकनेस पे आपने कंपोस्ट डाल दिया, फिर स्पॉन डाल दिया, फिर मतलब इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं ऊपर तक। डबल लेयर स्पॉनिंग का मतलब हो गया आपने 2 परतों में स्पॉन डालना है। आपने क्या किया, पहले बेड पे या पहले बैग में
आधा कंपोस्ट भर लिया, जितना भी डालना है उसका आधा डाल लिया, फिर आपने उसमें स्पॉन डाला, उसको मिक्स कर दिया 3 से 4 सेंटीमीटर, और फिर उसके ऊपर कंपोस्ट डाल दिया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो सबसे ऊपर की लेयर है उसके ऊपर डाल के हमने उसको हाथ से मिक्स करके न्यूज़पेपर डाल देते हैं। तो इसमें हम 2 परत में एक्चुअली स्पॉन डालते हैं। अब हम बात करते हैं कि थॉरो स्पॉनिंग। थॉरो स्पॉनिंग क्या होती है कि जब हम बाहर कंपोस्ट फिल करके ला रहे हैं, कंपोस्ट जब हम अंदर की तरफ को लेके जा रहे हैं या बैग्स में फिल करने के पहले ही हम क्या करते हैं, कंपोस्ट में ही मिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे करके हम स्पॉन डालते जाते हैं और कंपोस्ट को पलटते जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि पूरे के पूरे कंपोस्ट में आपका स्पॉन मिक्स हो जाता है। इसको थॉरो स्पॉनिंग कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब हमने बाहर ही कंपोस्ट में स्पॉन मिक्स कर लिया, फिर हमको बस कंपोस्ट उठा के बेड्स पे डालना है या फिर बैग्स में फिल करना होता है। ये प्रोसेस भी यूजुअली लोग वहाँ फॉलो करते हैं, मतलब वहाँ करते हैं जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। उन्होंने क्या किया, एक तरफ से उनकी एक मशीन कंपोस्ट को डाल रही है, दूसरी तरफ से उनका स्पॉन गिरता चला जाता है। तो ये क्या होता है, पूरे के पूरे एक बराबर मात्रा में पूरे कंपोस्ट में मिक्स हो जाता है। लेकिन ये मशीन के थ्रू करेंगे तो बराबर मात्रा में होता है। हम जब अपने हाथ से करेंगे तो हम अंदाजे से करेंगे, मिक्स कई जगह पे हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कई जगह पे कम हो जाए। जो लास्ट प्रोसेस है या लास्ट जो प्रक्रिया है, जो लास्ट टाइप है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं शेकअप स्पॉनिंग, या फिर इसको रफलिंग भी कहते हैं। होता क्या है कि इस प्रोसेस में आपने स्पॉनिंग प्रोसेस कर दी, आपने स्पॉन मिला दिए हैं कंपोस्ट में, उसके 1 सप्ताह बाद या फिर 10 से 12 दिन बाद हम क्या करते हैं कि उसको मिक्स कर देते हैं, हाथ से मिक्स कर देते हैं। तो क्या होता है, वो माइसीलियम जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। और ये प्रोसेस हम लोग यूजुअली नहीं फॉलो करते, जो सीजनल ग्रोअर्स होते हैं, क्योंकि माइसीलियम टूटने से प्रोसेस स्लो हो जाती है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, बट कई लोग रिकमेंड करते हैं कि ये फिर माइसीलियम इवनली भी मिक्स हो जाता है। और उसके 2 से 3 दिन बाद क्या होता है कि केसिंग कर देते हैं। तो वो 10 से 15 दिन की पूरी प्रोसेस होती है। आपने 8 से 10 दिन में रफलिंग करी कि मिक्स कर दिया स्पॉन करने के बाद, और फिर उसके ऊपर केसिंग कर दी। तो इसके बारे में मैंने बस पढ़ा है, अपने यहाँ यूजुअली लोग नहीं करते हैं। कोई अगर करता हो तो अपना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मैंने इसको नहीं यूज़ किया। एक भाई से मेरी बात हुई थी जिन्होंने मेरे को बताया था, उनको मैंने रिकमेंड किया था कि 8 से 10 बैग आप ऐसे करके देख सकते हो। तो उनका बाद में रिप्लाई आया था कि भाई आपने सजेस्ट सही किया था कि ये रफलिंग की प्रोसेस है, मैं तो सारे बैग्स में करने वाला था। लेकिन उनको मैंने रिकमेंड किया था कि आप बस 10 बैग में करो रफलिंग, बाकियों में मत करो। तो उन्होंने 10 बैग में किया, बोले 10 बैग में इनकी स्पीड स्लो हो गई है। तो मेरी रिकमेंडेशन, ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगी। सीजनल के लिए जो आप कर सकते हो, तो सीजनल में जो सबसे अच्छी और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, वो आप जा सकते हो लेयर स्पॉनिंग की तरफ, डबल परत या फिर डबल लेयर स्पॉनिंग और थॉरो स्पॉनिंग। मतलब ये जो 3 है जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हो। जो सबसे सही तरीका मुझे लगा वो लेयर स्पॉनिंग, डबल लेयर स्पॉनिंग और सरफेस स्पॉनिंग, ये कर सकते हैं आप। तो इनमें मतलब सीजनल के हिसाब से, बाकी लेयर जो होती है वो बैग में बहुत अच्छा होता है कि बैग में आपने फिर पूरे बैग में प्रॉपर माइसीलियम रन हो जाता है। तो ये थे हमारे स्पॉनिंग के टाइप्स, अलग अलग तरीके के 5 से 6, और मेरी रिकमेंडेशन कि भाई कौन सी स्पॉनिंग को प्रोसेस को हमें लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम पे जब हमारा स्पॉन रन हो रहा हो, उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें हों जिससे कि हमारा जो स्पॉन रन हो वो प्रॉपर हो, सही से हो। तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपोस्ट का टेम्परेचर। जिस टाइम आप कंपोस्ट आपने अंदर डाल दिया, कुछ लोग 1 से 2 दिन वेट भी करते हैं या 1 से 2 दिन लग जाता है डालते डालते, उसके बाद में वो फिर स्पॉन उसमें मिक्स करते हैं। तो उस टाइम पे ध्यान रखिए कि जो आपका कंपोस्ट का टेम्परेचर हो वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, ऊपर नहीं, मतलब इससे ऊपर ज़्यादा ना हो। मतलब ऐसा ना हो 27-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसमें स्पॉन रन के लिए प्रॉपर परिस्थितियाँ नहीं बन पाती, जिससे कि स्पॉन रन स्लो हो जाता है। तो कंपोस्ट का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री
ह्यूमिडिटी की बात करें, खाद को सूखने से रोकने के लिए उच्च सापेक्ष आर्द्रता, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की। तो जिस टाइम आपके खाद में स्पॉन रन हो रहा हो, जब आपने स्पॉन मिक्स कर दिया और जब आपका स्पॉन रन हो रहा है, केसिंग होने से पहले जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो 90 के आसपास, 90% के आसपास रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे नमी चाहिए होती है कंपोस्ट को, जिससे कंपोस्ट की जो ऊपरी लेयर है वो सूखे ना। और जो बेड सिस्टम है उसमें हम लोग न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं सबसे ऊपर, और जो हमारा बैग सिस्टम होता है, बैग सिस्टम में तो हम मोस्टली बांध के रखते हैं या फिर बाद में कट करते हैं या फिर खोल के फिर केसिंग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, अब हम क्या करते हैं, जब हम स्पॉन मिक्स कर देते हैं, स्पॉनिंग की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद हम रूम को सील बंद करके टाइटली बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खोलते जिससे बाहर की हवा अंदर जाए। होता क्या है कि हमारे बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ हम बंद एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब आप रूम बंद करेंगे या हट को बंद करेंगे तो वहाँ अंदर अपने आप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें आपका बाहर के इन्वायरमेंट की हवा नहीं जाएगी। अगर आप बार बार उस हट को खोलते रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर बढ़ती रहेगी, जिससे कि जो स्पॉन रन के लिए प्रॉपर परिस्थिति चाहिए वो नहीं बन पाएगी। तो फिर उस टाइम पे कोशिश ये करें कि आपकी हट बंद रहे, ज़्यादातर टाइम अंधेरा रहे, और बार बार अंदर आए जाए ना, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी ना करें कि भाई बाहर की हवा अंदर जाए। इवन थोड़ा ध्यान रखें कि उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा ओपन ना करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने आप से मैनेज हो जाएगी। स्पॉन रन के दौरान कमरे का तापमान 22 से 25 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीजनल में होता क्या है कि हम लोग अर्ली बटन मशरूम लेने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले कंपोस्ट बना देते हैं, थोड़ा सा पहले स्पॉन रन कर देते हैं। तो उस टाइम पे टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना है कि 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। 22 से नीचे होगा तब भी हमारा स्पॉन थोड़ा सा स्लो रहेगा, और अगर 25 से ऊपर हो गया तो हमारे उसमें बीमारी आने के चांसेस रहेंगे, जैसे बेड बबल आ जाता है या फिर कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो टेम्परेचर हो हमारे रूम का वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस हो, जिस टाइम पे स्पॉन रन हो रहा हो। पानी का छिड़काव हमको इस तरीके से करना है कि जो हमारे न्यूज़पेपर बिछे हैं वो भीगे रहें। हमें कभी भी डायरेक्ट कंपोस्ट के ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है। कंपोस्ट पे अगर आप पानी का स्प्रे कर देंगे तो आपका जो माइसीलियम रन हो रहा है वो ब्रेक कर जाएगा, वो कंपोस्ट सड़ने के चांसेस हो जाएंगे और आपका जो माइसीलियम रन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो केवल और केवल पानी के ऊपर स्प्रे करना है। पानी पे भी इतना स्प्रे करना है कि आपका पानी आपका जो न्यूज़पेपर के ऊपर बस इतना स्प्रे करना है कि न्यूज़पेपर भीगा रहे, हमेशा भीगा रहे। उसके नीचे अगर कहीं आप इस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं कि कहीं साइड से निकल रहा है तो वो ध्यान रखें कि कहीं साइड से पानी नीचे की तरफ कंपोस्ट की तरफ ना जा रहा हो, या बहुत ज़्यादा इकट्ठा नीचे ना हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं इस बार स्पॉन लेने गया था उस टाइम जो हमारे लैब के सोनीपत से लेके आया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था, मैंने उनसे पूछा था एक्चुअली, जब उन्होंने मेरे को स्पॉन दिया था तो वो उसमें मुझे गेहूं के दाने दिख रहे थे और उसके ऊपर बस एक हल्की सी लेयर थी, जबकि मैंने पहले जो स्पॉन्स देखे थे वो पूरे वाइट हो गए थे, और जैसे होता है ना कि एक प्रॉपर लेयर बनी हुई थी उनके ऊपर। तो उन्होंने हमें समझाया था कि भाई देखो, वो जो होते हैं फ्रीज़र के रखे हुए, और अगर आप डायरेक्ट लैब से ले रहे हो, मतलब जहाँ पे वो एक तरीके से स्पॉन बन रहा है, अगर लैब से आपको डायरेक्ट मिल जाता है फ्रीज़र में रखने से पहले, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्टली स्पॉन रन करना शुरू कर देगा, डायरेक्टली माइसीलियम रन होना शुरू हो जाएगा। फ्रीज़र में जो रखा हुआ होता है उसको जब आप ब्रेक करके कंपोस्ट में मिक्स करते हो तो कम से कम 12 से 24 घंटे लेता है वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करने में। जबकि आपने डायरेक्ट अगर लैब से लिया हुआ है जो कि फ्रीज़र में नहीं गया है, वो आपका डायरेक्ट मतलब 12 से आप कह सकते हो 24 घंटे फास्ट हो जाता है। अब आती है कि क्वांटिटी की, किसी भी कंपोस्ट में हमें कितनी क्वांटिटी स्पॉन मिलाना चाहिए। तो अलग अलग मेथड में अलग अलग मात्रा मिलती है। यूजुअली जो मैं मिक्स करता हूँ, मेरा 0.75% के आसपास रहता है।
इवन 1% तक पहुंच जाता है कि 25 क्विंटल है तो हम 25 किलो ले लेते हैं, मतलब ये सीधा सीधा हिसाब किताब लगता है। बट जो इंस्टीट्यूट्स की रिकमेंडेशन है, जो लोग पहले से करते आए हैं, वो 0.5% से 0.7% तक स्पॉन को यूज़ करते हैं, मतलब परसेंटेज यूज़ करते हैं। 0.5 से 0.75% यूज़ करते हैं। आप कह सकते हो कि 500 से 750 ग्राम 100 किलो कंपोस्ट में। और इसको अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 0.5 से 0.75% स्पॉन हम ऐड करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करी है कि स्पॉनिंग की प्रोसेस को हम कवर कर लें। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मोस्टली चीज़ें कवर की गई हैं। जो भी क्वेश्चन हम मेरे पास इसके रिगार्डिंग आए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, नए नए यूज़र्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि जो छोटे छोटे जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। वो ये सारी चीज़ें करते हुए ध्यान रखेंगे कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कितना स्पॉन लेना है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बाकी आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं sbabu.bly@gmail.com पे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई होपफुली सारे के सारे मैं 100% कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई कर पाऊँ। आपके कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश रहेगी। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को उठाऊं, छोटे छोटे जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, अप्रोचेबल, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है, उनकी ट्रेनिंग में उतना टाइम नहीं होता कि वो सारी छोटी से छोटी चीज़ें कवर कर पाएँ। तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें और थोड़ी सी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए नए लोगों को बताते रहिए। सबसे बड़ी हेल्प तो मेरी यही होगी कि आप लोगों को बताएं कि ये चैनल है जहाँ पे इस तरीके की जानकारी मिलती है। और जो जानकारी आगे आपको चाहिए वो जानकारी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल मेरे को एक रिसर्च पेपर मिला है जिसमें मतलब हार्वेस्ट करने के बाद किस चीज़ से धोना चाहिए। जैसे क्या एक में पानी से धोने लिखा हुआ था, एक में KMS से था, एक कैल्शियम क्लोराइड था। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस में ज़्यादा टाइम तक मशरूम फ्रेश रहता है। इवन उसमें पैकिंग के बारे में बताया था कि पॉलीथीन की 2 टाइप होते हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है, कितने टाइम तक ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, पिनेट बॉक्स जो होता है उसमें। तो ये पूरी की पूरी रिसर्च पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सारे के सारे कंपैरिजन मैं एक टेबल में ले आऊँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था केसिंग सॉइल के कंपैरिजन के बारे में, वैसे ही मैं इस बार कुछ पैकेजिंग मटेरियल और जो धुलाई में हमारी यूज़ होते हैं उन पे कुछ कर पाऊँ। तो ये मेरा अगला टारगेट है, बट इसमें टाइम लगेगा क्योंकि रिसर्च काफ़ी बड़ी है, उसमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वो मैंने खुद नहीं किया हुआ होगा, वो किसी की रिसर्च की हुई है जिसके कंपोनेंट मैं लेके आऊँगा। इसमें मोस्टली जो इसमें अलग अलग टाइप मैंने यूज़ नहीं किए हैं स्पॉनिंग के, जिसमें मैंने लेयर स्पॉनिंग यूज़ करी हुई है, डबल लेयर स्पॉनिंग यूज़ करी हुई है, मतलब जो भी मैंने रिकमेंड करी हैं। रफलिंग को मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। रफलिंग के लिए आप एज ए एक्सपेरिमेंट की तरफ 8 से 10 बैग में या एक बेड में कर सकते हो। अगर आपको कुछ बेनिफिट लगता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, जिससे मैं अपनी फाइंडिंग्स या फिर मैं भी करके देख सकूं उस चीज़ को। बाकी आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ और रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। राम राम।